हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण की बेसिक चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण की लघुत्तम इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है या वर्ण होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद हमारा क्या कहलाता है? स्वर होता है। दूसरा व्यंजन। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। लेकिन इंग्लिश में यही बात किया जाए तो ये 5 होते हैं और 21 होते हैं। ठीक, बात करते हैं स्वर की। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वरों के भेद भी बताए गए हैं कि आप स्वर को जब प्रयोग करते हैं तो किन किन माध्यमों से प्रयोग करते हैं, उच्चारण के समय आप किन किन माध्यमों से प्रयोग करते हैं। तो हस्त स्वर की बात किया जाए तो इन्हें मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इनके नाम से भी जाना जाता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। जैसे अ को बोलने में कम समय लग रहा है, ई को बोलने में कम समय लग रहा है, ऊ को, वैसे ऋषि को। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो इनके उच्चारण में जो हस्त स्वर की अपेक्षा से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसे स्वर के जैसे दीर्घ स्वर के जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसको बोलने में हमको थोड़ा लंबा समय लग रहा है। प्लुप्त स्वर क्या होती है हमारी? प्लुप्त स्वर ओम होती है। संस्कृत में प्लुप्त को एक तीसरा भेद माना भी जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे ओम। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रयत्न के आधार पर। यदि बात करें तो जैसे जीव से प्रयोग करके, जीव के आधार पर जो हमारा स्वर होता है कैसे यूज़ किया जाता है, यदि हम जीवा की प्रयोग करके, ठीक है, तो प्रत्यय के आधार पर की बात करें तो प्रत्यय के आधार पर जो जीव के प्रत्यय के आधार पर 3 भेद बनाए गए हैं। पहला अग्र, दूसरा पश्च, तीसरा मध्य। अग्र की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है और उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो इसमें क्या होता है? अग्र, जीव का अगला ऊपर नीचे भाग जो होता है, जीव का अगला ऊपर नीचे उठता है तो इसे अग्र स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है पश्च स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे ओ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ तथा अ। मध्य स्वर की बात करें तो हिंदी स्वर में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। यदि हम मुखाकृति के आधार पर बात करें तो जब हम किसी स्वर का यूज़ करते हैं, किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है और उसको हम कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मुखाकृति के आधार पर बात करें तो समवृत्ति की बात करें, समवृत्त की बात करें या अर्ध समवृत्त की बात करें या विवृत की बात करें या अर्ध विवृत की बात करें तो समवृत्त में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। ठीक है, बहुत कम खुलता है। जैसे ई छोटा सा खुल रहा है ना, मुख बहुत कम खुलता है। अर्ध समवृत्त में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समवृत्त की अपेक्षा कुछ अधिक, यानी कि जो हमारा समवृत्त है उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा और अधिक खुले मुंह। पहले हमारा अगर मान लीजिए मुख कैसे खुलता था तो थोड़ा सा और मान लीजिए ऐसे खुलेगा। ठीक है, फिर विवृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आप आ बोलिए तो आपका पूरा मुख खुलेगा आ। तो अर्ध विवृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ऐ, अ, ऐ, ओ नहीं होगा, अ होगा। ठीक है, बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठ का प्रयोग करके यानी होठ का प्रयोग करके हम स्वर का कैसे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से। तो सबसे पहले वृत्ताकार जो होती है हमारा, सबसे पहले जो हमारा वृत्ताकार होती है उसके बारे में जानेंगे। तो जो वृत्ताकार होती है जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, तो आपका मुख कुछ कैसे बन रहा है? गोला सा बन रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ के आधार पर आप क्या बोलेंगे? जिनके उच्चारण में ओठों की यानी होठों की आकृति कैसी बनी हो? वृत्त के समान बनी। क्वेश्चन कैसे आ सकता है परीक्षा में? निम्न में से दिए गए स्वर, ठीक है, ओष्ठ आकृति के आधार पर कौन सी है? तो आप लिख सकते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अवृत्ताकार की बात करें तो अवृत्ताकार, इनके उच्चारण में ओठों की आकृति कैसी होती है? अवृत्ताकार होती है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या आपका एकदम चपटीला हो सकता है ऐसे। ठीक है, उदासीन की बात करें तो
अस्वर के उच्चारण में होठ जो होते हैं उदासीन होते हैं अस्वर के, ठीक है, बिल्कुल न के बराबर, ठीक है। आ जो होता है हमारा स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम प्रयत्न के आधार पर बोले तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो स्पर्श हैं, संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी है, या नासिक है, पार्श्विक है, लुंठित है। तो सबसे पहले यदि हम स्पर्श की बात करें तो जिनके उच्चारण में मुख के दोनों भिन्न अंग, दोनों होस्ट, नीचे का होस्ट, ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श। तो ये प्रथम 4 वर्ग के ही हैं, क, च, ट, त, प वर्गों की प्रथम 4 ध्वनियाँ ही हैं जिन्हें स्पर्श के आधार पर व्यक्त किया जाता है। संघर्षी की बात करें तो संघर्षी में हमारा क्या आता है? जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ठीक है, ग, ज, फ, श, ख और स, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पर्श संघर्षी की। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति ये होती है वो कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। जैसे आधा च, छ, ज, झ। नासिक की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, होष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। जैसे ड, न, म, य, ण। पार्श्विक की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद हो, जैसे ल, ठीक है। लुंठित की बात करें तो जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, जैसे र, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्क्षिप्त की। उत्क्षिप्त में क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आती है, उन्हें संक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ़, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का हो, जैसे य, व, ठीक है। फिर इन्हीं व्यंजनों के भेद उच्चारण के स्थान पर कैसे प्रकट किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के जो हमारे आधार के भेद हैं वो स्वर यंत्रमुखी हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से हो, जैसे ह और स। जीवामूली जो होती हैं हमारा जीवामूली, इन जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, जैसे क और ख और ग, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे कंठ की। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, जैसे क, ठीक है। तालव्य की बात करें, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, जैसे क बोलिए, य बोलिए और सर्जम, ठीक है। मूर्धन्य की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा का स्पर्श कराती है, जैसे ट। बात करते हैं वर्ष की। तो जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वर्ष या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो वो क्या कहलाते हैं? वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। जैसे न, र, ल। दंत की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, जैसे त और स, ठीक है। दंतोष्ठ की बात करें तो इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ जो होती है दांतों को लगती है तथा होठ भी कुछ मुड़ते हैं, तो जैसे वफ, ठीक है। फिर बात करते हैं होष्ठ के, ठीक है। तो ओष्ठ जो होती है व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर करते हैं, स्पर्श करते हैं तथा जीव जो जीवा होती है वो निष्क्रिय रहती है, जैसे प, ठीक है। प वर्ग के स्वर तंत्रियों के उत्पन्न कंपन के आधार पर हम कैसे यूज करते हैं? यदि हमारा कंपन करता है, यदि स्वर
तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो हमारा घोष होता है, फिर अघोष होता है। घोष में हमारा जो होता है वो क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट आती हैं और निश्वास वायु के, ठीक है, निश्वास वायु के निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम ध्वनि 3 ध्वनियाँ घोष होती हैं। जैसे अघोष में जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ अघोष होती हैं। ठीक है, बात करते हैं श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो ह रहित होती हैं, प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। महाप्राण क्या होती हैं? जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसी ध्वनि ह युक्त से होती है। अब प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जो होती है हमारा क्या होती है? जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं या बदल लेते हैं तब ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छत्री को यदि आप लिखें तो क और श को प्लस 3 को त्र को लिख सकें त र अ, ठीक है, त र अ, ज्ञ क ज अ, श्र क श अ, ठीक है। फिर बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अ और अह, ठीक है। अ मतलब इनमें जो होती है अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए हैं और दोनों बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। फिर बात करते हैं अनुस्वार की। तो अनुस्वार इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे रंक, पंक, ठीक है। अनुनासिक क्या होती है? इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर या निकलता है, ठीक है, जैसे हंसना, पाँव, ठीक है। फिर बात करते हैं शब्द की। तो एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द एक या अधिक वर्ण का मतलब जानते ही ना, पहले हमने बताया था, जैसे क, ठीक है, ख। तो जैसे एक इसमें लिखा गया है कि एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे कि एक राम रा हो गया और दूसरा म, सार्थक शब्द बना ये, तो रा और म मिलकर क्या बन गया? शब्द, ठीक है। बात करते हैं शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके स्रोत या इतिहास के आधार पर बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशी, संकर, विदेशी। तो सबसे पहले तत्सम की बात करें तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के लिए गए हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि। और तत्सम शब्द में इसी का प्रयोग कैसे हुआ है कि तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे हस्त से हाथ, कर्ण से कान, आप लोग अच्छे से जाते हैं, जैसे अग्नि को आग, ठीक है। फिर देशी की बात करें, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैगन, सेब। संकर का मतलब क्या होता है? दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे खून पसीना, जेल खाना, बेडौल, टिकट घर, फारसी हिंदी, अंग्रेज़ी हिंदी, ठीक है। फिर बात करते हैं विदेशी की। तो वे शब्द जो विदेशी यानी कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे अरबी के कुछ शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अखबार को लोग आज सब कहते हैं लेकिन हिंदी शब्द नहीं पता है। आदत, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, किताब, ये सब क्या है? अरबी के शब्द हैं। यहीं से अगर हम फारसी शब्द के बारे में बात करें तो अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आसमान, कमीना, कारीगर, किशमिश, खुश, गवाह, चादर, चश्मा इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो फारसी के शब्द हैं। यदि हम तुर्की की बात करें तो तुर्की के तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद,
बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीबी, लाश, उर्दू इत्यादि तुर्की शब्द हैं। लेकिन अंग्रेजी शब्द की बात करें तो अंग्रेजी में शब्द में पहले ही आता है कि अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुलीन, लालटेन, पुलिस, रजिस्टर, एम्बुलेंस, ठीक है, टी शर्ट, पैंट, ठीक है। तो फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच के शब्द क्या हैं? लैम्प, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कपूर, ठीक है, जिसको बोलते हैं कूपन, मीनू, कांग्रेस। तो जापानी के साथ ही सिख शब्द का बात करें तो ये रिक्शा होता है। चीनी शब्द हमारा क्या है? चाय और लीची और चीनी। पुर्तगाली भी लोग जब आए तो इसमें विदेशी भाषाओं में कई शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। क्या है? अलमारी, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, गमला, संतरा, चाबी, तौलियाँ, बाल्टी, साबुन इत्यादि। ये सब क्या है? पुर्तगाली भाषा है। यदि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना की बनावट के शब्द की बात करें तो जो हमारा रूढ़ होता है, ठीक है, जो अन्य शब्दों के योग से बने हों, जो अन्य शब्दों के योग से बने हों, जैसे कमल, घोड़ा, जल, ठीक है, ये रूढ़ शब्द के भेद हैं। जैसे अब अगर यौगिक की बात करें तो जो शब्दों से योग से बनते हैं, जो शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं या जो अन्य शब्दों के योग से बने हो, कमल, घोड़ा, जल, तो ये रूढ़ है। लेकिन यौगिक जो दो शब्दों से के योग से बने, जैसे पाठ, धनशाला, ठीक है, फिर विद्याधन, आलय, ठीक है। योग रूढ़ की बात करें तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, ठीक है। प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद जो होते हैं वो विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द हैं, ठीक है। बट क्रिया विशेषण अविकारी, संबंध बोधक अविकारी, समुच्चय बोधक अविकारी, विस्मय बोधक अविकारी। तो विकारी शब्द जो होते हैं इनके बारे में भी हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले विकारी शब्द कौन कौन से, इनके बारे में भी अच्छे जानते हैं। इन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं। जैसे लड़का, ठीक है, लड़की, मेरा, मेरी। अविकारी शब्द क्या होता है? लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे शनय, शनय और किंतु, हे, अरे, ठीक है। फिर बात करते हैं तत्सम और तद्भव की। हमारे तत्सम और तद्भव शब्द क्या हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो आज के गांव में सब लोग कहते हैं ना, हड्डी फूंक दो, तो ये तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा? अस्थि। अंधेरा में मत जियो, अंधकार। आम खा लो, आम होता है। उंगली मत काटो, अंगुली होता है। आंसू मत बहाओ, अश्रु होता है। ऊंट पर मत बैठो, उष्ट्र होता है। काम काज कर लो, कार्य होता है। खेत में मत जाओ, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो गांव में मत टहलो, ग्राम होता है। चैत महीना लग गया, चैत्र होता है। धुआं में मत बैठो, धूम्र होता है। नाक पर मच्छर मत बैठाओ, नासिका होता है। पत्ता, ठीक है, जो होता है पत्ता, मतलब जैसे लिखते हैं एक पत्ता लिख दिए, नहीं, एक पत्र लिखिए, पत्र होता है, उसको पेज बोलते हैं। भगत, भक्त होता है। बहुत बड़े भगत हो, भक्त होते हैं। मौत के घाट चले जाओगे, मृत्यु के घाट चलो जाओगे। मक्खी बैठा है, मक्खी बैठा है, मच्छिका होती है। सपना देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो। उजाला मत करो, उज्जवल मत करो। होठ, कहते हैं ना, होठ, ओष्ठ, खीर, ठीक है। ऐसे ही कर्ण की बात करें, कान होता है। काक का कौआ, कोकिल का कोयल, घृत का घी, गणना का गिनती, चटका का चिड़िया, पक्षी का पंछी, पिपासा का प्यास। तो तत्सम तद्भव इत्यादि हैं, ऐसे ही हैं। बाहु का भानी, यानी जिसको बोलते हैं बाह। भगिनी, बहन। मुख, मुँह। श्वास, सांस। श्रृंग, सिंह। सूर्य, सूरज। अक्षी, आँख। कपाट, किवाड़। गृह, घर। गर्दभ, आधा। जीवा, जीव, ठीक है। फिर यदि हम और कृपा की बात करें तो कृपा, ग्रंथि, गांठ, चंद्र, चांद, जीर्ण, जीना। दशम, दसवां। दंड, डंडा। महिषी, भैंस। यमुना, जमुना। राज्ञी, रानी। लोहकार, लोहार। स्वसुर, ससुर। सूत्र, सूत,
हांस हंसी, अंध अंधा, कपोत कबूतर, कृष्ण किशन, काष्ठ काठ, कोष्ठ कोठा, गृत गड्ढा। ठीक है।